नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। आज हम देखिए 3 पार्ट आपको दे चुके हैं। आज 3 बिंदुओं पर बात करेंगे और शासनादेश संख्या 4, 5 और 6 जिसमें आवेदन पत्रों की प्राप्ति के बारे में हम बात करेंगे, चयन समिति के गठन के बारे में बात करेंगे और कोरम के बारे में बात करेंगे। आपको बता दें ये पार्ट 4 है, जो चौथा पार्ट आप देख रहे हैं आज की डेट में। 3 पार्ट हम पहले ही आपको दे चुके हैं। जिन लोगों ने 3 पार्ट नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाइए, देख लीजिए और इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी उपलब्ध करा दी जाएगी आज ही, और लिंक भी हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो क्लिक करके आप जो है तीनों पार्ट देख सकते हैं। आज चौथे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे शासनादेश के अनुसार आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर। पहले बात करेंगे आवेदन पत्रों की प्राप्ति के संबंध में क्या दिशा निर्देश जारी हुए हैं। कहाँ चला गया 4 नंबर कॉलम, ये है। देखिए आवेदन पत्रों की प्राप्ति के संबंध में क्या लिखा है उसको हम जानेंगे। चयन की प्रक्रिया जनपद के जिलाधिकारी द्वारा पूर्णतः संपादित की जाएगी। यानी कि यूपी में 75 जनपद हैं। किसी भी जनपद में अगर आंगनबाड़ी वैकेंसी निकलती है तो जिला अधिकारी की निगरानी में रहेगी। ऐसा नहीं कि कोई बाल विकास परियोजना अधिकारी निकाल दे वैकेंसी या कोई डीपीओ अकेला ही वैकेंसी निकाल दे। आपको बता दें, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि शासन स्तर से वैकेंसी निकलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वैकेंसी आपको पता है जनपद स्तर से ही निकाली जाएगी और इसकी जो है स्पष्ट लिखा हुआ है जिलाधिकारी द्वारा पूर्णतः संपादित की जाएगी इसकी प्रक्रिया। निदेशक बाल विकास पुष्टाहार उत्तर प्रदेश द्वारा एनआईसी के केंद्रीकृत प्रारूप विकसित कराकर विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड कराएगी, जिसमें समरूपता बनी रहे एवं अभ्यर्थियों को आवेदन भरने में सुगमता हो। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि ऑनलाइन ही आवेदन लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन आवेदन कर दो, ऑनलाइन आवेदन ना लिए जाए, तो ऐसा नहीं है। डिटेल जो होगी एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड होगी, फिर उसके बाद आपको बता दें आप लोग वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर पाएंगे, जैसे कि पूर्व के दिनों में आपने किए हैं। अभी 3 कॉलम 4, 5 और 6 हम जानने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। और जो लोग ऐसी जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। देखिए आगे इसमें जिक्र किया गया है आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्मेट पर ऑनलाइन और सही आवेदन भरना है। देखिए जब वैकेंसी निकलेगी किसी भी जनपद में तो उसको लेकर जनपद वाइज डिटेल आएगी, कॉलम आपको मिलेंगे फॉर्म भरने के। जैसे आप ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं उसी तरीके से ऑनलाइन भी फॉर्म भरना होगा। कॉलम में जो भी डिटेल मांगी गई आपको सही भरना होगा। कोई ऐसा नहीं कि डिटेल में आप कास्ट या फिर नाम वगैरह जो सेम टू सेम है ऐसा गलत भर रहे हैं, तो गलत भरोगे तो फॉर्म ही आपका मिस हो जाएगा। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सावधानी पूर्वक भरना होगा। आवेदका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति और जो स्वच्छ व पठनीय हो अपलोड की जाएगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में किया गया होगा। कोई भी आवेदन या अभिलेख प्रपत्र ऑफलाइन या डाक के द्वारा मान्य नहीं होंगे। समझ गए होंगे आप लोग कि कुल मिलाकर ये वैकेंसी का जो फॉर्म जो निकलेगा वो आप लोग ऑनलाइन ही एकमात्र तरीके से भर पाएंगे। अगर कोई कह रहा है कि आप मुझे कागज़ दे दो, फॉर्म दे दो, हमारे विभाग में बड़े सोर्स हैं, हम आपकी नौकरी लगवा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इस बात को समझिए। और इसमें लिखा हुआ है कोई भी अभिलेख या प्रपत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होंगे। यानी कि ऑफलाइन तो कुछ होना ही नहीं है। आप बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हम विभाग में जाकर कागज़ जमा कर दें पास में ही, तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ ऑनलाइन ही होंगे। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है तो आपको बता दें, या कोई तथ्य आंकड़े शैक्षिक अभिलेख या कोई नंबर आपने डाल दिया हो गलत है, या फिर कूट रचित यानी कि साजिश के तहत आपने लिख दिया हो। मान लीजिए आपके पास मार्कशीट नहीं है, इंटर की आपने, इंटर में इंटर लिख दिया हो कि हाँ इंटर है और फॉर्म भरने लगे, या फिर फर्जी मार्कशीट बनवा ली, तो ऐसे में अभ्यर्थी का निरस्त आवेदन कर दिया जाएगा, अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा। इस बात को याद रखिए। अर्थात यदि पहले किसी के समय में अभ्यर्थी को वेरिफिकेशन चल जाता हाई था, स्कूल लेकिन की अब जो है परीक्षा डिजिटल में इस तरीके से 45% आपको अंक प्राप्त डॉक्यूमेंट हो दिया रहे गया हैं, है। तो उसे जैसे में डिजिटलाइजेशन को 45 बढ़ावा सरकार दे रही है, तो जितने ऐसे भी कहीं ना प्रतिशत कहीं होगा उससे अब जो जो है है ऐसा उसमें सिस्टम जो है नहीं चल 10 का पाएगा। भाग देना पड़ेगा। 4 नंबर जैसे कॉलम ही में जो आप लिखा 10 था का वो भाग हमने दे आपको देंगे तो डिटेल में आपको बताया। 4.5 5 नंबर पर अंक जानिए। जो है प्राप्त हो जाएंगे। चयन समिति यही के अंक गठन के जो बारे है में जिक्र मेरिट किया गया लिस्ट है। तैयार करने में अब कोई सहायक ना कोई होने ऐसी वाले समिति हैं। तो होगी जो अब जैसे गठन मान किया लीजिए जाए, कोई सारा एक तो ऐसा निकल आएगा, अभ्यर्थी है फॉर्म जिसको आप लोगों ने भर दिए। 59% अंक चयन प्राप्त हो समिति गए गठन हैं, के बारे में तो मैंने बताया 59 है। में 10 का आंगनबाड़ी भाग दे कार्यकर्ता देंगे अपनी तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साइन 5.9 करके अंक प्राप्त हो चयन भर्ती जाएंगे। हेतु ये प्राइवेट ऑफिशियली सैलरी जो है छोटे जारी और हुई है, ग्रामीण आपको क्षेत्रों। बता दें शासनादेश में जो जो है चयन नियम है वो समिति हम का जो आपको गठन बता होगा रहे हैं। वो निम्न तरीके अब से होगा। अब सबसे ऐसा पहले भी हो जैसा कि हमने सकता है आपको कि बताया, कुछ जिलाधिकारी लोग हेड ऐसे होंगे, जिनके पास तो जिलाधिकारी परसेंटेज का शो नाम आ होता रहा ही है। नहीं है। पहले बहुत नंबर पर सारे ऐसे जिलाधिकारी लोग द्वारा हैं नामित जिनकी बाल विकास मेरिट लिस्ट अधिकारी है या फिर अपर या फिर आपको जिलाधिकारी बता दें स्तर के अंक वरिष्ठ ग्रेडिंग पर जो तय होते प्रशासनिक हैं। अधिकारी व इंग्लिश आयोजक मीडियम होगा, वालों के तो यानी कि ग्रेडिंग पर ही तय सर्वोपरि वही होते होंगे हैं, जिनकी देख रेख में यूपी होगा। यूपी बोर्ड वालों के तो जनपद के तय जिला हो कार्यक्रम जाते यानी हैं। डीपीओ साहब सचिव होंगे, सदस्य सचिव लेकिन होंगे। सीबीएसई बोर्ड में जिलाधिकारी ऐसा द्वारा नहीं है, वहाँ नामित पर अनुसूचित ग्रेडिंग जाति सिस्टम जनजाति चलता के है। जिला स्तरीय तो इसी वजह अधिकारी से भी यहाँ सदस्य पर सदस्य लिखा होंगे। हुआ है ठीक ग्रेडिंग है, एवं ताकि किसी सीजीपीए प्रकार से पद्धति नियम का में उल्लंघन ना हो, प्राप्त इस कारण से। अंक भी जो है 4 नंबर में लिखा हुआ आगणित किए जिलाधिकारी द्वारा जाएंगे। नामित तो अन्य इसके बारे में भी सेवानिवृत्त जिला स्पष्ट लिखा स्तरीय हुआ विभागीय है। सदस्य होंगे। ये सब क्रियाएं होती हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, ये सब विभागीय स्तर पर क्रियाएं होती हैं। जो इन नियमों का पालन नहीं करता है, इन नियमों के दरकिनार रखते हुए कार्रवाई करता है, तो ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई तय होती है। इस बात को याद रखिए।
5वें नंबर पर लिखा हुआ है जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद में तैनात समूह का और का या फिर जो है खा की एक महिला अधिकारी सदस्य होगी। यानी कि आपका जनपद में कोई भर्ती निकलेगी, जो भी आंगनबाड़ी कर्मी की भर्ती निकलेगी, उसमें इतने लोग मॉनिटर करेंगे। समझिए 6 लोगों के बारे में हमने आपको बता दिया जो शीर्ष स्तर के लोग हैं, शीर्ष स्तर के अधिकारी हैं। 6 नंबर पर लिखा हुआ है संबंधित परियोजना के बाल विकास जो है परियोजना अधिकारी सदस्य या फिर प्रस्तुतकर्ता होंगे। जिलाधिकारी तो होंगे ही होंगे सर्वोसर्वा, मुख्य विकास अधिकारी या फिर अपर जिलाधिकारी को भी ऐड किया जाएगा, डीपीओ भी ऐड होंगे इसमें, एक अधिकारी और होगा SC ST क्षेत्र का। एक आपको बता दें जिलाधिकारी द्वारा सब जो देखिए तय जिलाधिकारी ही करेंगे। हम किसी जो सदस्य बना रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं, ये सब काम जो जिलाधिकारी की ही देखरेख में होगा, ताकि जो नीचे का कोई भी अगर घोल चोल कर ले या फिर किसी प्रकार से जो है आपको बता दें फर्जिफिकेशन करे, तो ऐसे जिलाधिकारी उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का काम करें या फिर शासन को रिपोर्ट भेजने का काम करें। इसी वजह से जो है जिलाधिकारी को सर्वप्रमुख रखा गया है। हालांकि डीपीओ पर भी रखा जा सकता था, लेकिन डीपीओ को विभागीय स्तर के तो अधिकारी डीपीओ होते हैं, लेकिन सर्वोपरि जो जनपद का अधिकारी होता है वो जिलाधिकारी होता है, जैसा कि नाम से ही आप लोगों को पता है। तो चयन समिति का गठन किस तरीके से होगा, क्या क्या होगा, ये सब आप लोगों ने जान लिया। कोरम के बारे में जान लेते हैं। 3 पॉइंट थे, 3 पॉइंट आज हम बताने वाले हैं। पार्ट 4 आप देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। 3 पार्ट हम पहले ही आपको बता चुके हैं। 3 ऐसे महत्वपूर्ण पार्ट के बारे में जिक्र किया है जो आप लोगों को देख लेना चाहिए। इसकी प्लेलिस्ट भी अलग से उपलब्ध आज ही करा दी जाएगी और लिंक भी हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे। कोरम के बारे में जिक्र है। कोरम, 1 मिनट रुकिए, क्या हो गया। कोरम के बारे में आपको बता देते हैं। चयन समिति की बैठक में किन्हीं 4 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अभी हमने ऊपर से 1 से लेकर आपको 6 सदस्य बताए। 6 सदस्यों में से 4 सदस्य होना ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को बीमार पड़ गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं आना नहीं, कुछ किसी भी तरीके से अगर एब्सेंट है तो 4 सदस्य तो होना ही चाहिए। चयन समिति की जब बैठक हो उसमें 4 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। इसमें अध्यक्ष व जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे, किंतु उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। जो सदस्य अनुपस्थित होगा उसका विवरण भी अंकित किया जाएगा। तो ये कोरम की प्रक्रिया थी, चयन समिति का गठन था और इसी के साथ ही जो आवेदन पत्रों की प्राप्ति। तो ये हमने जान लिया कि आवेदन ऑनलाइन ही लिए जाएंगे, आवेदन ऑफलाइन नहीं लिए जाएंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको विभाग में जमा नहीं करना होगा। कोई भी अगर आपसे पैसे ले दे के डॉक्यूमेंट्स ले रहा है तो नहीं देना होगा। जो भी आप फार्म भर रहे हैं डिटेल वो आपको सच सच भरनी होगी। कोई भी अगर फार्म में डिटेल गलत भर रहे हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। और इसी के साथ ही जो है चयन समिति के गठन में जिलाधिकारी सर्वोपरि होंगे। इनके बाद जो है जो अपने नीचे के अधिकारियों को जो है अलग अलग जो है आपको दायित्व सौंपेंगे। कुल इस तरीके के 6 कमेटी में लोग होंगे। और इसी के साथ ही कोरम में 4 सदस्यों की उपस्थिति, जब जो है बैठक होगी तो 4 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। तो इस तरीके से 3 कॉलम हमने जान लिए। बाकी कोई अगर आपकी प्रतिक्रिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।